चैप्टर 12 है ना आपकी बुक का ये? 10 नहीं, 10 तो सर्कल्स है, 11th इज एरियाज, 12th इज मेंसुरेशन, 13 होगा। 13 है सबकी बुक में, कंस्ट्रक्शन से खत्म हुआ ना आपका, तो ठीक है 13 था। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, अभी रुक के करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बिकॉज थर्ड इज अबाउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो पहले हमने आज जो हमारा टारगेट है, इट इज टू कवर ऑल द पॉसिबल मेथड्स टू फाइंड मीन। तो ऑब्वियस से आना है ना, तो फिर ये पूरा एक मंथ है, इसमें तो अच्छे से रिवाइज कर ले, और सब होना ही है, तो साथ के साथ अब पता क्या है, रेगुलर रहो, अपना पिछला जो काम है वो कवर करते रहो, और उसकी क्लासेस, बिकॉज सिलेबस मैं फिर से बोल रही हूँ एक कंफर्टेबल स्पीड पे चल रहा है, तो आई कैन गिव यू 3 और 4 सपोर्ट क्लासेस बीच में, कि मैंने आपको ट्राइंगल्स रिवाइज करवा दिया सबको, क्योंकि सब अगर वो दोबारा से क्वेश्चन लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, पूरी ज्योमेट्री लिखनी आ जाएगी, एक ही तो चैप्टर है सिमिलर ट्राइंगल्स का, है ना अभी तक, तो उसकी हमें लिखनी आ जाए प्रॉपरली। तो मैं स्टार्ट करवा देती हूँ, नेक्स्ट वीक बिफोर ट्रिग्नोमेट्री में 1-2 क्लासेस सिमिलर ट्राइंगल्स फिर से स्टार्ट करवा दूंगी। आपने 2 पेज की करवाई है, मैं स्कूल में सिर्फ आधा पेज है, फिर आता है। पता क्या है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया जैसे बुक में लिखी हुई है, और उसके पीछे से बताया कि कैसे कैसे करना है, कैसे प्रूव करना है, ताकि याद करना आसान रहे, जैसे मैंने याद की है। ठीक है ना? हमारे मैम ने बस एक क्वेश्चन है और आपको मिल रहा है नेक्स्ट फ्लो पुटिंग। वो तुमने जैसे कहा ना, तुम्हें समझ में आनी चाहिए, मुझे होता है कि अगर आप लिख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए आप लिख क्या रहे हो, पेपर में तभी अच्छे से लिख पाओगे जब आपने रट्टा मारा हुआ है ना, तो मुझे लगता है बीच में छूट जाता है कहीं ना कहीं पॉइंट ना, यू राइट समथिंग एंड देन यू कुछ ना कुछ गलत लिख दिया। एबीडी एक बच्चा था यहाँ पर अराउंड 2 years बैक, उसने कहा था मैंने पूरे प्रूफ में रट्टे मार के आई हूँ, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, उसने क्या क्या हुआ था, उसने बीएडी मतलब फिगर ड्रॉ कर दी, अगर मैंने फिगर में बीएसी को सीए भी ऐसे करके लिख दिया ना, एबीसी लिखा होता है, मैंने सी बीए लिख दिया, उसने प्रूफ ऐसा का वैसे रट्टा मारा हुआ, तो उसका प्रूफ और उसकी फिगर मैच नहीं कर रही थी। समझ में आई बात? कल आप कुछ भी करते हो, रट्टा अच्छा है पर समझ के रट्टा मारोगे तो वो मैथ्स तो वही चीज चलेगी ना, समझ के रट्टा मारो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी ऑल डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड मीन। मीन निकालने का सबसे पहला मेथड हमने किया था विच इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपने मीन, क्योंकि हमें दिया होंगे कंटिन्यूअस इंटरवल्स दिए होंगे, तो कंटिन्यूअस इंटरवल्स में हमने क्लास मार्क्स निकालने हैं। क्लास मार्क्स पता है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, जिसे आप करते हो एक्सआई लिखते हो, तो हमें क्लास मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास मार्क्स निकालने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, हम एक्सआई एफआई को मल्टीप्लाई करते हैं, वी फाइंड सिग्मा एफआई एक्सआई, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उन मल्टीप्लाइड वैल्यूज को सम किया और डिवाइड किया सिग्मा एफआई से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। यही करते हैं हम सब, ठीक है ना? तो इसमें हमने आपका एग्जांपल नंबर 1 और उसके बाद क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.1। 30 women were examined in a hospital by a doctor. Number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Number of heartbeats per minute. उसके बाद है नंबर ऑफ विमेन। हार्ट बीट्स में लिखा हुआ है 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86। नंबर ऑफ विमेन में दिया हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4 and 2। अब ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है, 2 women जिनकी हार्ट बीट रिकॉर्ड गई गई, तो उनमें जो रेंज आई है कि दैट दे हैव हार्ट बीट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 62 एंड मे बी टिल 68, कि इस रेंज में 2 women है, तो उनकी एग्जैक्ट हार्ट बीट क्या है वो हमें नहीं पता। तो बेस्ड ऑन आर द डेटा टेंडेंसी ऑफ डेटा टू सेंट्रलाइज एट द सेंटर,
मिड पॉइंट पे सेंट्रलाइज होने की एक होती है ना कि एक भीड़ लग झुंड लगा होता है, तो एक पॉइंट के आसपास सब इकट्ठे हुए होते हैं। तो उसी टेंडेंसी को देखते हुए हम एक्स आई निकालते हैं, एंड नंबर ऑफ विमेन हमारे पास क्या होगी, एफ आई। तो जब आपने इन दोनों को ऐड किया, 65 + 68 कितना आ गया, 133। इसको डिवाइड बाय 2 किया, कितना आ जाएगा, 66.5। नाउ द क्लास इंटरवल जो है हमारा, यहां पर जो क्लासेस हैं इनका क्लास साइज, वी अंडरस्टैंड क्लास साइज ना, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 की है। तो आप देखोगे कि अगर ये सारे इक्वली प्लेस्ड हैं तो हमारे यहाँ पर एक्स आई भी +3 में हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ एक कैलकुलेट करती हूँ और मैं +3 करती रहूंगी। पर मैं आपको फिर भी एक बार कहूंगी कि इन बिटवीन क्या किया करो, कुछ ना कुछ रैंडमली चेक किया करो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को चेक करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर, मुझे कोई भी इजी लगेगा, 77 + 80, आई फाइंड इट इजी, 157 है, उसका हाफ 78.5 ही होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 81.5। सिर्फ एक रैंडम चेक होता है कि हमने ठीक से ऐड किया है कि नहीं, इन बिटवीन कोई भी एक रैंडम वैल्यू चेक कर लो। नाउ माय मेथड सेज मल्टीप्लाई एफ आई एंड एक्स आई। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे एक्स आई कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, और एफ आई जो है ना, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर है, 2 4 3, इनको मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है, राइट। बट इफ आई इट वुड हैव बीन मेंशन्ड एज 21, ये 40 दिया होता, ये 33 दिया होता, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी मुश्किल आती। पहले बड़े बड़े नंबर लिखोगे यहाँ मल्टीप्लाई करके, फिर उन्हें ऐड करोगे, और किसी एक प्रोडक्ट में गलती होगी तो पूरा सम गलत है हमारा। तो ऐसी कंफ्यूजन को यहाँ इस पर्टिकुलर मेथड के लिए नहीं, ऐसी कभी कभी द क्वेश्चंस आर सच, आपको शायद ना भी आए, but sometimes the questions are such that the multiplication of the numbers becomes a little tedious process हो जाता है, थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो उस केस में हमारे कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए एक मेथड बनाया गया जिसे हम कहते हैं डेविएशंस। ठीक है, डेविएशन वाला मेथड है जिसका नाम लिया गया एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अब यहां पर मैं नहीं कह रही हूं कि यूज करो, आपको मल्टीप्लाई करना अच्छा लगता है आप बिल्कुल करोगे, बिकॉज मेरे साथ बच्चे आर्ग्यू करेंगे, मैम ये तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, हम एज्यूम्ड मीन क्यों निकाले। तो मैं स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन देती हूँ कि अब करो मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको वही क्वेश्चन 5 मिनट में करना है, और वही क्वेश्चन आप आधा घंटा लगाकर करोगे, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, कैलकुलेशंस आसान वाला। और यहां पर आपको मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं आती है, आगे प्रॉपरली स्टार्ट करोगे तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट वाली कैलकुलेशंस भी आती है, जहां पे ओरली सब करना होता है। तो डेविएशंस का कॉन्सेप्ट कहां से बना था, मैंने आपको कहा था कि मीन का काम क्या होता है, उसने क्या क्या करना है, सभी चीजों को इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, अब जैसे इफ आई से 2 4 8 6 9 और 10, कितने नंबर्स लिए मैंने, 6, इनको ऐड करो, 39 ÷ 6 करेंगे, कितना आएगा, 6.5 आ रहा है। ठीक है ना, अब क्या करना है, मैंने मीन निकाला 6.5, आपने क्या करना है, 2 - 6.5, 4 - 6.5, कि ये जो नंबर है 2, ये मीन से कितना डेविएट किया। ठीक है, डेविएशंस का मतलब है कि जो हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं वो मीन से कितनी डेविएट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास कलेक्शन में 2 रुपीज 4 रुपीज बच्चे ऐसे लेकर आए, टोटल 39 रुपीज कलेक्ट हुए, टीचर ने क्या किया, सबको 6.5 दे दिए। अब जो 2 रुपए लेकर आया था वो कितने लॉस में रहा, -4.5। अब जो 4 लेकर आया था वो कितने लॉस में रहा, -2.5। अब मीन ने अपने से कुछ नहीं दिया है, उसने जो ये जो उसको एक्स्ट्रा दिया वो कहां से दिया, यहाँ पर 8 - 6.5, 6 - 6.5, 9 - 6.5 एंड 10 - 6.5 हमने निकाला। हमने सभी एक्चुअल वैल्यू से जो थी हमारी एक्सआई में से मीन को माइनस किया। आप रियलाइज करोगे, ये हम इनको डेविएशंस बोलते हैं, इनको डीआई बोल देते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल में सिंबल दिया हुआ है डीआई, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे -4.5, -2.5, +2.5, देन +0.5, यहां से क्या होगा 3.5। यस, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, है ना, कहीं ना कहीं गलती हुई है। 6 14 20 29 39 39 1 2 3 4 5 6,
6 से डिवाइड कर सकते हो, 36, 30.5 ही आता है। तो ये -4.5 हो गया, -2.5, दिस इज 2, नहीं ये बेटा 8 से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 1.5 आए, ठीक है। माइनस होगा बच्चे, माइनस में आएगा, 6.5 बड़ा है। जब यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ तो +2.5 आया, और जब यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3.5 आया, 35 होता है ना, ठीक है ना। तो अब जो हम रियलाइज करेंगे, इन सबको ऐड करो, 4.5 माइनस वाले नंबर्स को ऐड करो और प्लस वाले नंबर्स को ऐड करो। डेविएशंस का सम हमेशा क्या होता है? 0, क्योंकि मीन ने क्या किया है, जिसके पास ज्यादा है उससे लेकर जिसके पास कम है उसको दे दो। वो अपने से अंदर से कुछ नहीं लेकर आया, उसने अपने आप से कुछ नहीं ऐड किया कि नहीं आई शुड ऐड 40, आई शुड गिव 42, मैं उतना डिस्ट्रीब्यूट करूं, उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा जिसके पास कम है उसको देना है, इससे लेकर ज्यादा वाले से लेकर। समझ में आ गया? तो मीन का काम क्या है कि ज्यादा वाले से लेकर कम को दे दो, तो जो एक्चुअल डेविएशंस होंगी ना वो 0 होंगी, कि अपने से बाहर से स्टॉक में कुछ ऐड नहीं हुआ है, जो था उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई समझाता नहीं है जल्दी, क्योंकि ये पहले अर्लियर वाली क्लासेस में करवाते हैं। सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, फ्रॉम एक्चुअल मीन आर 0, सम इज 0, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 0। एक्चुअल मीन से जितना जितना हर एक चीज वेरी की, उनके सम को निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमारा एज्यूम्ड मीन बना हुआ है। क्लियर हो गया? सिग्मा डेविएशन जो होती है ना, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हमेशा 0 होती है अगर ये आपका एक्चुअल मीन है। क्लियर हो गया? अब इसी चीज को मैं अपने कॉन्सेप्ट में, अपने क्वेश्चन में कैसे यूज करती हूँ ये लिख लेना। ये ना कभी कभार किसी आपको एजर्शन रीजनिंग में पूछ सकते हैं, राइट, दिस कॉन्सेप्ट, और ये मेथड समझने में अब हेल्पफुल रहेगा। एज्यूम मीन में क्या करते हैं, देखो मुझे एक्चुअल मीन निकालना है, वो मेरे लिए बहुत लंबा सा प्रोसेस हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि जो मीन है वो 65 से लेकर 86 तक कोई भी एक नंबर होगा, है ना। हार्ट बीट्स बतानी है, एवरेज हार्ट बीट हर एक वुमेन की कितनी है, या 30 वुमेन में एवरेज हार्ट बीट क्या आई है, तो 65 से 86 में कोई भी एक नंबर होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम 65 से 86 में कोई भी एक नंबर एज्यूम करके उसे लिखते हैं एज्यूम्ड मीन, कि मान लो इनका मीन ये है, राइट। अब मेरा पर्पस था अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने का, और मेरे पास ये जो एक्सआई दिया था, तो मैं इसी में से कोई एक नंबर एज्यूम करती हूँ। कोशिश क्या होती है, सेंट्रलाइज वाला नंबर हमने ले लिया, ठीक है। लेट लिख देंगे, लेट द एज्यूम्ड मीन बी 75.5। क्लियर हो गया इतना? एज्यूम मीन क्यों लिया, कि मुझे अपनी कैलकुलेशंस को आसान करना है, तो मैंने कहा लेट द एज्यूम्ड मीन बी 75.5। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये एज्यूम्ड मीन है, तो अगर ये एक्चुअल मीन है हमारा, हम ये कहेंगे ना कि मान लो ये मीन है, अगर ये मीन है तो इससे डेविएशंस जो हम निकालेंगे उनका सम 0 आना चाहिए। तो पहले मैंने डेविएशंस निकाली किससे, एक्सआई से, कि ये मीन कितना ज्यूम, कितना डेविएट कर रहा है। तो देखो ये कितना आएगा, यहां पर देखो 0 आ जाएगा, यहां पर इट विल बी -3, -6, -9, और नीचे लिखोगे तो 3, 6 और 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? मैंने क्या किया, 66.5 माइनस 75.5, कितना आंसर आया, -9। 69.5 माइनस 75.5, आंसर आ जाएगा -6। फिर 72.5 माइनस 75.5, -3। अब एक पैटर्न की बेस में चलता है, क्योंकि ये नंबर्स ही एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये -3, -6, -9 इस तरह से आ गए। अब आप खुद देखो, इनको मल्टीप्लाई करना आसान था या इनको मल्टीप्लाई करना? क्लियर हो गया? हमारा 2 इंटू -9 मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, ओरली हो जाता है, हमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब मैं क्या निकालूंगी, इसको लिखा डी आई एक्स आई -8 को, तो अब मैं निकालूंगी एफ आई डी आई। तो यह आ जाएगा -18, दिस विल बी -24, -9, 0, 21, 24, 18, और निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई।
अब देखो इनको ऐड करना भी कितना आसान हो जाता है, ऐसे करते नहीं है। देखो आई कैन सी ओरली के 18 18 कैंसिल हो गए, 24 और 24 कैंसिल हो गए, +24 -24, तो 21 में से -9 निकाला, 12। ठीक है, एडिशन भी आसान हो गई। और सिग्मा एफ आई तो मुझे पता ही है, वो तो मुझे एनी केस निकालना ही होगा, और दिया भी हुआ 30 वुमेन, राइट। तो हमेशा क्या करते हैं, कभी कैलकुलेशंस ना करने का मन करे कि ये मल्टीप्लाई करना मुझे इरिटेशन होती है, मैं नहीं मल्टीप्लाई कर सकती, ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, या मेंशन्ड हो फाइंड द मीन बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। समझ में आ गया? तब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा है, हमने एफ आई निकाला, एफ आई डी आई निकाला। अब हमारा एक्चुअल मीन क्या होगा, एज्यूम्ड मीन लो, उसमें प्लस करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, कि ये जो एज्यूम्ड मीन है कितना डेविएट किया, 12 डेविएट किया, तो उस 12 डेविएशंस को हमने टोटल नंबर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये +12 आया था, -12, दिस वॉज +12, तो मेरा मतलब एज्यूम मीन कम है, एक्चुअल मीन से एज्यूम मीन कम है, उसने 12 और डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली अमंग्स 30। ठीक है, तो ये ना एक्चुअली इसका प्रूफ भी होता था, पर अब तो मैं नहीं करवाऊंगी वो, फिल अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कुछ नहीं हुआ है, आपने सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को ना डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब आ जाएगा यहां से x बार इज इक्वल टू 75.5 +12 ÷ 30, कितना हो जाता है ये, 4/10। x मीन कितना आ जाएगा, +0.4 विच इज 75.9। मल्टीप्लाई करना आसान था, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा और आसान हो गया। और ये कब करना है, जब आपका कैलकुलेशंस करने का मन ना हो, आपको लगे कि मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी आसान हो, जल्दी कर लूं, सेकंड अगर मेंशन किया हो। ठीक है, एंड यूजुअली बच्चे जब मेंशन किया हो तभी करते हैं, कोई लंबी चौड़ी इसमें कोई पहाड़ नहीं है कि कुछ अलग से आ गया। प्रोसेस समझो, इसका डेविएशंस निकालनी है एक्स आई से, ठीक है, और एफ आई और एक्स आई उस डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होगा, एज्यूम्ड मीन लिया, अब एज्यूम तो मैं 70 भी ले सकती हूँ, मैंने 75.5 ही क्यों लिया, मुझे कैलकुलेशंस आसान करनी है अपनी, मैं 70 ले लेती, मैं 80 ले लेती, बट मेरा पर्पस ही कैलकुलेशंस का था, तो आई टेक वन नंबर फ्रॉम हियर, जिससे मेरा मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, सो ये आ जाएगा 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट। मीन में ना, और मीडियन में या मोड में, तीनों में कोशिश करनी है जो उसका यूनिट है वो साथ में लिखना ही है, 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट, विच मीन्स, विच इंटरप्रेट टू दैट मीन हार्ट बीट्स पर मिनट निकालना है ना, सो दीज ईच विमेन आउट ऑफ दीज 30 ग्रुप, 30 का ग्रुप में ईच विमेन हैज 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट, एवरेज है। अगर 30 की मैं डेटा को एनालाइज करती हूँ तो सबके हार्ट बीट्स का जो रेट आया वो 75.9 था। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 5 अब ऐसे ही करेंगे, इतना क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके बाद एक और मेथड आता है, आगे वाले क्वेश्चंस में कर लेंगे। ठीक है, तो जहां एज्यूम मीन मेंशन किया हो, या जब आपको लगे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, मुझे नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज दिए हैं 52, 52, 53 टू 55, देन 56 टू 58, 59 टू 61, 62 टू 64, these are number of mangoes। और यहां दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ मैंगोज है, नंबर ऑफ बॉक्सेस जहां पे, वो तो क्या हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी एफ आई। फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज, दीज मैंगोज वर कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, द नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस के नंबर नहीं दिए हुए टोटल, एक दिया हुआ है 15, 110, 115 नहीं 135, 115, देन 135, 115, एंड देन इट्स 25। तो हमने अब किया सिग्मा एफ आई
कितना हो जाएगा ये 400 ना, 15 और ये हो गया 150 और ये हो जाता है इनको मिलाकर 250। 110 है ना, ये तो 140 हो गया, ये 250 हो गया, 400 आ गया। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एक्स आई। पर यहां पर हमने क्या करना है, आई कैन सी द लोअर लिमिट, द अपर लिमिट ऑफ वन इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड। तो यहां पर हम इसको इक्वल, लिमिट्स को इक्वल करेंगे। तो हमारा क्या होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, 53 माइनस 52 कितना होता है 1, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आया 0.5। तो लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। तो ये हो जाएगा 49.5 टू 52.5। नहीं भी करोगे तब भी आंसर आएगा, पर करना है। ठीक है, देन 55.5 टू 58.5, 58.5 टू 61.5, 61.5 टू 64.5। आपने अपनी क्लास इंटरवल्स को चेंज करना है और फिर हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई अलग से ही निकाल लेती हूँ यहाँ। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 112 था, 112 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 56। इसको भी ऐड करोगे 56 ही आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट 53, 118, नहीं 108, 108 को किया तो नहीं 102 था, 52, 51 होगा। यहां पर आ गया 108, इट विल बी 54, 3 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट विल बी 57, नेक्स्ट विल बी 60 and then will be 63। अब आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स आई एफ आई को। अभी भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बट मैं डेविएशंस लूंगी, डी आई एज एक्स आई माइनस ए। तो इन 5 वैल्यूज में से एज्यूम्ड मीन ले लिया एज 57, सो लेट एज्यूम्ड मीन बी 57। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट मेथड करवा दूंगी जो होता है स्टेप डेविएशन। सिर्फ कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए बना है, उसमें कैलकुलेशंस और इजी हो जाती हैं। और जिस भी फैक्टर से हम जो भी चीज करते हैं ना, उसी को एंड में हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। पहले मैंने डेविएशंस निकाली, ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे -6, -3, 0, 3 and 6। आई अगेन फाइंड द मल्टीप्लीकेशन मुश्किल। मैं कहती हूँ अभी भी मुश्किल लग रही है, अभी भी नहीं करना। ये -6 से मल्टीप्लाई क्या है, -3 से है। एंड अगेन आई कैन सी डेविएशंस जो है ना, वो एक कॉमन फैक्टर उन सब में है 3 का, जो कि क्लास हाइट थी हमारी। तो हम क्या करते हैं, हम ui निकालते हैं जिसमें डेविएशंस को क्लास हाइट, क्लास साइज से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यह आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। सी अपने पास यहां पर क्या था 3। एच लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ वाली बुक में एच लिखा हुआ है, सो इसको एच लिख लो, क्लास हाइट की तरह इसको लिखते हैं। लेट्स यूज इट एच। क्लियर हो गया, ui आ गया। अब मैं क्या करूंगी, fi और ui को मल्टीप्लाई कर दी। ये भी लिखना होगा, इसको अलग से लिखोगे, इस चीज को लिखोगे, फिर आपने डेविएशंस निकाल ली, उसके बाद अलग से टेबल भी कर सकते हो। ठीक हो गया, एक बार समझ लो कैलकुलेशंस को। प्लस अगर कहा हो फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ये आ जाता है कि स्टेप डेविएशन से, तो कोई और मेथड करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बस इसी यही है, एक ही क्वेश्चन है। हाँ बस यही 3 मेथड्स हैं, बात वही है, इसमें और कुछ नहीं, फॉर्मूला आपका सेम है। क्वेश्चंस में बस मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना आएगा, जिसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कर लोगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले। बाकी अभी फटाफट से यही करेंगे। और मोड मीडियन में तो वो भी नहीं है, एक ही मेथड है, उसी के अकॉर्डिंगली करना है, कोई उसमें और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, अब आगे एफ आई यू आई। आपने इस एफ आई को इस यू आई से मल्टीप्लाई करना है। देखो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। आप
मल्टीप्लिकेशन जो है ना बहुत ओरली कर रहे हो। उसके बाद जो एडिशन है वो और भी इजी हो जाती है, सिग्मा FI UI। ठीक है, -30 और 50 को मैंने किया तो आ गया मेरे पास +20, और यहाँ पे आ गया +5। ओरली मेरी एडिशन हो गई 25। बात क्लियर होगी? जितना आसानी से हमने इसमें एडिशन कर ली, आप मल्टीप्लाई करोगे इतनी आसानी से एडिशन नहीं होगी। -30 और 50 में से +20 आ गया, 110 और 15 में से +25। कोई नहीं कह रहा मल्टीप्लाई क्या किया है ना। आई ऑल्सो डिड लाइक दिस, मैं ऐसे भी कर देती थी इसको कि मैंने सारी नेगेटिव वैल्यूज को लिखा, दिस इज -140, या लिख दिया 165। अब भी दिख रहा है मुझे। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल मीन निकालना है, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, और जो क्लास हाइट हमने निकाली थी उससे मल्टीप्लाई कर। समझ में आ गया? एज्यूम्ड मीन क्या है अपने पास, 57, 25, क्लास हाइट 3 थी, सिग्मा FI 400। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्यों हमने ये मेथड किया, या तो मेंशन किया होगा या कैलकुलेशंस करने का मन नहीं होगा, और आपने चाहे उसको डायरेक्ट से निकाला है, चाहे स्टेप डेविएशन से, चाहे एज्यूम्ड से, आंसर बिल्कुल सेम आएगा टिल 1 पॉइंट, टिल एवरी पॉइंट आंसर सेम होगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा आंसर में। ठीक है, योर आंसर विल बी एग्जैक्टली सेम। अगर मैंने डायरेक्ट से किया है, किसी ने एज्यूम्ड से किया है, आंसर पॉइंट्स में भी फर्क नहीं आता। तो ये सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए बना है, और कुछ किसी और मेथड के लिए, किसी और चीज के लिए इसको बनाया ही नहीं गया है। इससे कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। समझ में आ गया? अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 57 + 75/400, 25 3 और ये आ जाएगा 16 पर, है ना। तो 57 + 3/16, 3/16 करोगे तो आंसर कितना आएगा, पॉइंट। 3 को 16 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, 30, 1 करोगे तो 16 आ जाएगा, 14, 140 हो जाएगा, 140 फिर 8 से जाएगा 128, फिर 12 पे हो जाएगा, है ना, 12, 120, फिर 7 से जाएगा 112, फिर आएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, 57.19, और यहाँ लिखेंगे मैंगोज। तो अगर हमने 400 बॉक्सेस को इंस्पेक्ट किया तो हर एक बॉक्स में कितने मैंगोज रखे गए थे, 57.19 मैंगोज पर बॉक्स। इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि इन ईच बॉक्स आउट ऑफ दोस 400 का सैंपल ना, अगर मैंने 400 बॉक्सेस लिए हैं तो ईच बॉक्स हैज 57.19 मैंगोज, सबके पास इतने मैंगोज हर एक बॉक्स में। ठीक हो गया? मैंने मेथड सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। अब सिर्फ इतना करना है हमें, सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना है। आपको मीन निकालना डायरेक्ट मेथड से तो आ जाएगा, एज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन, जब हमने UI लिया है तो वो है स्टेप डेविएशन। ठीक है, और जब एज्यूम्ड लिया है तो हमने सिर्फ ली है डेविएशंस। क्लियर हो गया? स्टेप डेविएशन का मतलब है कि हम 3, -6, -9 तो जा रहे थे, बट आई न्यू कि स्टेप्स लेने हैं, तो मैंने 3 स्टेप, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, एक एक स्टेप करके चल रहे हो, कोई आता है 2-2 स्टेप्स करता है, और कोई आता है 3-3 स्टेप्स भी कर रहे हैं, राइट। तो क्या होता है, नंबर ऑफ जंप्स आपकी कम हो जाएंगे। अगर मैंने 15 स्टेप्स लेने हैं, अगर 6 मान लो 18 स्टेप्स हैं, तो जो 1-1 करके चल रहा है उसने 18 टाइम्स मूवमेंट की। जब 2 स्टेप्स ले रहे हैं तो हमने 9 टाइम्स की, और 3 लिया तो 6 टाइम्स मूवमेंट की, 6 जंप्स आई। तो स्टेप डेविएशन क्या है, उसने वो जंप्स ली है, 3 की जंप ले ली कि -1, 3 को एक बार में कवर कर लिया, 6 की ली तो 2 को 2 बार में कवर कर लिया। समझ में आ गई बात? ये स्टेप डेविएशन होता है कि हमने स्टेप्स में डेविएट किया है। क्लियर हो गया इतना? तो ये आंसर आ जाएगा 57.19। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आप।
Start with question 6. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Daily expenses दिए हैं 100 to 150. Then दिया है 150 to 200. Then दिया है 200 to 250. Then 250 to 300 and 300 to 350. Number of households लिखा है 4, 5, 12, 2 and 2. XI निकालना है, ये FI है, ऊपर हेडिंग लिख देना, दिस इज डेली एक्सपेंसेस, और ये रुपीज में है, एंड दिस इज नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स. ठीक है, अगर आप कहोगे तब हम यूज करेंगे, अदरवाइज आई विल सॉल्व द क्वेश्चन विद डायरेक्ट मेथड ओनली. तो ये 250 हो गया, डिवाइड बाय 2 किया, 125, 175, 225, then 275 and then 325. क्लियर हो गया. अब FI XI निकाल लो, तो ये आ जाएगा 500, मल्टीप्लाई तो खुद कर लिया करो, मल्टीप्लाई तो खुद कर लो. सो दिस इज सिग्मा FI XI, और यहां पर सिग्मा FI. 25 हाउस हैं, तो ये मुझे नंबर दिया हुआ है सिग्मा FI का. यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लेना फिर भी. एक्स बार निकाला, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, तो 5275 बाय 25. ये आ रहा है. एग्जैक्टली डिवाइड हो ही जाएगा. 2 जा 50, 27 1 जा 25, 25 1. ये आ रहा है. ये आंसर है. ठीक है. सो डेली expenses on food of a household is equal to rupees 211. क्लियर हो गया बच्चे. क्वेश्चन नंबर 7 करो आप. कल हम क्वेश्चंस करेंगे ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी. क्लियर हो गया. कल मीन पर क्वेश्चंस करेंगे, और इंपॉर्टेंट है, वही आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही क्वेश्चन आएगा, और कभी कभी तो एग्जैक्ट बुक वाला क्वेश्चन आ जाता है. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 है, जहां पर अनइक्वल क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, उसमें कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है. और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 तो आराम से कर सकते हो, फटाफट से करो. क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद एग्जाम्पल 2 करना है हमें. ठीक है. 0.00 to 0.04, then 0.04 to 0.08, 0.12, 0.16,
0.16 to 0.20 एंड 0.20 टू 0.24, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 499,242। आपने एक्स आई निकालना है, दिस इज एफ आई। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एग्जैक्ट सॉल्व करना है वो भी कर सकते हो।
क्या हो गया? मैं नहीं करूंगी, तू कर। मैं बोल रहा 0.02, then you'll have 0.06, then 0.10, 0.4 का डिफरेंस है तो 14, 0.18 एंड 0.22। ठीक है, फिर आपने मल्टीप्लाई किया FI XI तो 0.08, यहां से इसको लिया तो 0.54, then 0.90, 0.28, 0.72 and 0.44। सिग्मा FI XI निकाला। क्यों, इसमें क्या कंफ्यूजन है? कैलकुलेशंस कर रहे हो इसलिए, आप समझा रहे थे कि 10 मिनट बाद ऐसा कुछ नहीं क्योंकि रिवीजन कर लिया है, पहली बार कर रहे हो बच्चे, इसको 3 बार 4 बार करना क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ पहली बार कर रहे हो इसलिए कंफ्यूजन लग रहा है। मल्टीप्लिकेशन ये सब और इसका क्लास मार्क्स निकालना, तो इन्हीं चीज को घर जाके रिवाइज करो, प्लस सिमिलर ट्रायंगल्स भी कर साथ साथ। ठीक है, 13, 22, देन यू हैव 30 लोकेलिटीज दिया हुआ है तो ये 30 होगा। अब यहां पर इसे ऐड कर लिया, 12, 20, 26, 7, 16, 18, 25, 29, तो ये आ रहा है। देख पता है क्या है, कैलकुलेशंस अगर छोड़ी होती है ना या नहीं करने का मन होता है तो फिर तब ये लगता है कंफ्यूजिंग। अब सिंपली देखो, आपने इन दो नंबर्स को ऐड करके लिखना है, सो डोंट ट्राई टू कंफ्यूज नंबर्स, पहले सारे क्लास मार्क्स निकालो फिर इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद उस टाइम एडिशन का मत सोचो, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो और फिर उसे ऐड। समझ में आई ना? कैलकुलेशंस को ब्रेक किया करो क्वेश्चन को पार्ट्स में, पहले सिर्फ क्लास मार्क्स निकालने पे कंसंट्रेट कर, फिर मल्टीप्लिकेशन पर, फिर एडिशन में, तीनों मत सोचो कि अब इसको ऐड भी करना है। मल्टीप्लाई करते हुए मत सोचना अब इनको ऐड भी करना होगा। समझ में आ गई बात ये? तो हमारा यहाँ पर मीन हो जाएगा सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, 2.96 डिवाइड बाय 30, तो 0.296 को 3 से डिवाइड करना है, 0.078, ये है ना? 9, सॉरी, 0.98, फिर 6 आएगा ना, 666 है ना, तो इसको 0.099 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे लिखेंगे PPM, पार्ट्स पर मिलियन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 क्या है? 0.099 पार्ट्स पर मिलियन, जो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है PPM। इन एवरी लोकेलिटी हैज 0.099 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ SO2। समझ में आ गया? इसको इंटरप्रेट करना भी हर क्वेश्चन में कर रही हूं, कर लो, क्योंकि अगर किसी पेपर में आ गया ना इंटरप्रेट, वो 1 नंबर का होगा। इंटरप्रेट द मीन, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर 30 लोकेलिटीज है, हर एक लोकेलिटी में जो पार्ट्स पर मिलियन SO2 का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.099। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, दोनों हो जाएंगे अभी। ठीक है, लिख लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन कि अगर अनइक्वल इंटरवल्स दिए हो तब क्या करते हैं। ठीक है, मीन में कुछ नहीं करते, मीडियन और मोड में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि तुम मैथ्स वाले बच्चे हो, स्टैट्स वाले बच्चे नहीं हो।
ठीक है। स्टैट्स जब हम प्रॉपरली इन स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें सिखाते हैं कि अगर अनइक्वल इंटरवल्स हों तब क्या करना चाहिए, हाउ टू सॉल्व दोज, हाउ टू टैकल दोज क्वेश्चंस। पर अभी तुम्हारे नहीं आएगा ये। नंबर ऑफ डेज 0 6 to 10। अगर आप यहां पर चेक करोगे तो आपके इंटरवल्स जो है वो अनइक्वल है। 10 to 14, 14 to 20, देन 20 to 28, देन 28 to 38, देन 38 to 40, देन we'll have number of students। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 11, 10, 7, 4, 4, 3 and 1। एक्साई निकाल दिया, दोनों को ऐड करेंगे 3। बस यहाँ पर हम एक्चुअल ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर हम प्लस प्लस करके नहीं निकाल सकते। तो 6 + 10 16, यहाँ पे आएगा 8। 24 के लिए आ जाएगा 12। 34 के लिए कितना आएगा 17। 48 के लिए 24। then you'll have 66, 33, then you'll have 78, 39। अब यहां पर आई विल प्रेफर, मैं यहां पर XI FI कर लूं, क्योंकि अगर मैं डेविएशंस निकालूंगी ना, अगर बहुत लंबी हो तब हमें निकालनी चाहिए। यहां पर आई कैन इजिली टेक XI FI। ठीक है ना, और कॉम्प्लिकेट नहीं करते। 33, 80, 84, 68, 96, 99, 39। तो सिग्मा FI XI हमने निकाल लिया। और अब करेंगे सिग्मा FI। सिग्मा FI हमें दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स का एब्सेंटीज का रिकॉर्ड दिया हुआ है फॉर द होल टर्म। तो 0 6 डेज के लिए, 0 to 6 डेज में 3 बच्चे, 11 बच्चे एब्सेंट रहे हैं। 6 to 10 में 10 बच्चे एब्सेंट रहे हैं। 6 to 10 डेज की एप्लीकेशन, पूरे टर्म में एब्सेंट होना, 10 बच्चों ने ऐसा, वो एक क्या कहते हैं उसको, 6 to 10 डेज एब्सेंट कितने बच्चे रहे हैं 10 बच्चे। तो 10 बच्चों की फ्रीक्वेंसी या 10 बच्चों का एक क्या कहते हैं उसको, आई फॉरगॉट दैट वर्ड, बिहेवियर को जैसे एनालाइज करते हैं ना, तो उसके लिए करते हैं टेंडेंसी। तो 10 बच्चों की टेंडेंसी ऐसी रही है कि वो एब्सेंट हुए हैं फ्रॉम फॉर 6 to 10 डेज। कोई 7 डेज के लिए एब्सेंट होगा पूरे टर्म में, कोई 8 दिन के लिए एब्सेंट हुआ होगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो 6 to 10 डेज की लीव पर थे, वो 10 बच्चे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10 से 14 डेज की लीव में थे, 7। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ डेज कितना है, एब्सेंटी रिकॉर्ड दिखाया ना, नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वर एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ इन्हें ऐड कर दिया, 7, 15, 21 और 18, 39 हो गया। 9, 3 कैरी, 6, 14, 22, 28, 37, 46, 49, यही आ रहा है। ठीक है, मीन निकाला, सिग्मा FI डिवाइड बाय सिग्मा FI, विच विल बी 499 डिवाइड बाय 40। फॉर्मूला जरूर लिखना है मीन का। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 49.9 को 4 से डिवाइड करना है, 12.6, तो ये 4 आ जाएगा, 475। ठीक है, तो इसको आप 12.48 डेज भी लिख सकते हैं। कि अगर 40 बच्चों की क्लास है तो हर एक बच्चे की टेंडेंसी रही है 12.48 डेज एब्सेंट होना। क्लियर हो गया, टेंडेंसी इज 12.48 डेज का एब्सेंटीज रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 करो आप। हम्म, क्या है, चेक कर लो, मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। ये नंबर्स ये सेम लिखे हैं, आंसर 12.38 ही आ रहा है, और हमने 12.48 निकाला, 12.48 ही आएगा क्योंकि इसमें कहते गलत किया हुआ है। तो ये ठीक है, सबका देख 33, 80, 84 यही आ रहा है। तो ऐड कर लो, 7, 15, 21, 21, 30, 39, 3 कैरी, 6, 14, then 22, 28, 37, 46, 49, यही आ रहा है।
कौन सी वाली? बस दो ही है। दो में फिर वो सर्कल्स देंगे, और जो लास्ट ईयर था एरियाज या मेंसुरेशन, दो, ये नहीं देंगे। ट्रिग्नो तो आएगा ही पूरा का पूरा। और तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल पिछली बार भी रखा था, इस बार भी रख देंगे। पिछली बार भी था। कोई ना, अब टाइम है अपने पास, हो जाएगा। तुम क्लास से आगे चल रही हो तो फिर रिवीजन कर ले, है ना। वो उसकी क्लास आगे चल रही है। और मेरी क्लास फिल्मों में आ गई है, पर मेरी क्लास में ड्राइवर जो है। हाँ, ट्राइंगल्स नहीं करवाया। ट्राइंगल्स नहीं करवाना गलत होता है। क्योंकि ट्रिग्नो में भी ना एक दो क्वेश्चन है जिसमें सिमिलैरिटी यूज, उसमें ना सिमिलैरिटी यूज करता है, बच्चे कुछ पूछ रहे, मैंने क्या करी है। हाँ, तभी ना एक सीक्वेंस में चलो तो अच्छा होता है। सिमिलैरिटी के बाद ट्रिग्नो इतनी अच्छी समझ आएगी ना आपको, सिमिलैरिटी का ही आगे एक्सटेंशन है विद एंगल्स, और इंटरेस्टिंग है बहुत। चलो, हो गया ना ये। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लो चलो बच्चों। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म कर लो, फिर हमारा सिर्फ एग्जांपल रह जाएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो कल हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। मीडियन को, मोड को एक दिन, मीडियन को एक दिन बस। और मीडियन के मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस थोड़े बहुत करवाऊंगी, ठीक है। सो 15th ऑफ मुझे इसकी वर्कशीट भी बनाकर देनी है आपको, वो भी। हाँ, इंटरेस्टिंग नहीं है, पर बहुत ही सीधा साधा सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, फॉर्मूला याद हो जाएगा आफ्टर अ फ्यू टाइम्स ना। सिमिलर ट्राइंगल्स बार बार रिवाइज करना होगा, सर्कल्स बार बार रिवाइज करोगे। ट्रिग्नोमेट्री में हर एक क्वेश्चन नया लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री जब भी करोगे कुछ क्वेश्चन सेम होंगे, बट यहाँ पर एक सेट है कि हमें फॉर्मूला याद है तो हम एक ऐसे ही अप्लाई करेंगे बस। इसका ऐसे ही आएगा। आपको डेटा दिया हुआ है, आपको मीन निकालना है। उसमें अब कैलकुलेशंस तो हर एक की नंबर डिफरेंट होगा, पर उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमें यहाँ पर मिसिंग कोई एक क्लास इंटरवल जंप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। कंटिन्यूअस बना दोगे। अगर अनइक्वल दिया तो उसका कुछ नहीं कर सकते। कभी मेथड चेंज करने को कह दिया, बस दैट्स इट। या थोड़ी कैलकुलेशंस बड़ी हो गई, ठीक है। इसमें मतलब नई चीज कुछ नहीं आ सकती, और जो नई चीज एडिशन होगी वो आपको नहीं करवाई जाएगी, वो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस होगा। 45 to 55, देन 55 to 65। इसका ग्राफ भी डिलीट हो चुका है, अब तो ग्राफ भी नहीं रहा। 65 to 75, 75 to 85, then 85 to 95, then number of cities. So that is your FI। और वो दिया हुआ है 3, 10, 11, 8 and 3। XI आ गया 100, 50। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, 60, 70, 80, 90। देखो बच्चे, हर एक चीज को ना 2 या 3 रिविजन तो चाहिए होती है ना। इसको 2 रिविजन के बाद या 3 रिविजन के बाद आपको हो गया कि आ गया है, फिर भी हो जाएगा। जैसे एपी भी 1-2 रिविजन के बाद आपने कहा कि उसके क्वेश्चन डायरेक्ट टाइप समझ में आ गए हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्टेटमेंट्स पे अटक जाते हो, लीनियर इक्वेशंस में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे अटकते हो, बाकी मेथड है तो आपको आता है, ठीक होगी बात ये। तो यहाँ पे एक्स आई एफ आई निकाला 150, देन 600, 770, 640, 270। तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये 0 आ गया, 12, 16, 3, 9, 3। यहाँ पे लिटरेसी रेट है 69.43%।
So each city has a literacy rate of 69.43%. यही आ रहा है, देख लो कैलकुलेशन एक बार. Each city has a literacy rate of 69.43%. क्लियर हो गया इतना? Each city has a literacy rate of 69.43%. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, कल इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस करने हैं.